बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही सियासी उठापटक शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले किशनगंज जिले में कांग्रेस नेताओं के बीच सिर्फ फुटबॉल जारी है। दरअसल किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा से विधायक रह चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता तौसीफ आलम ने अभी से ही बागी तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। टिकट नहीं मिलने की बात से नाराज तौसीफ आलम ने अभी से ही तीखी बयानबाजी करनी शुरू कर दी है। पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा है कि अगर आला कमान ने बहादुरगंज से टिकट नहीं दिया तो मैं AIMIM या फिर किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, या वहीं पर अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो फिर मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि ये जनता की मांग है। तौसीफ आलम ने कहा कि वे पहले भी कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस में शामिल हुए थे जब तब पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। आपको बता दूं कि बहादुरगंज सीट महागठबंधन के अंदर RJD के खाते में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में यहाँ से राजद के अंजार नईमी विधायक है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के टिकट से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में राजद में शामिल हो गए थे। ऐसे में अब इस सीट्स के वर्तमान दावेदार हैं। आपको बता दूं कि बिहार में कांग्रेस के पास एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने किशनगंज सीट पर जीत हासिल की थी। दोस्तों बिहार में 50 दिनों में 15 नई फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, ये उद्योग मंत्री ने घोषणा की है। आपको बता दूं कि बिहार में औद्योगिक विकास की गति को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं गर्म हो गई है। जब बिहार के पर्यटन एवं उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करके अगले 50 दिनों में 15 नई कार्यरत इकाइयां शुरू किए जाने की घोषणा की है। जब मंत्री नीतीश मिश्रा ने अपने पोस्ट में कहा है कि 50 दिन 15 नई कार्यरत इकाइयां, उद्योग विभाग अगले 50 दिनों में 15 नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को शुरू करने के लिए संकल्पित है। दोस्तों बिहार में आम जनता पार्टी ने बिहार के करीब 13 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को उनका अधिकार और हक दिलाई है। आपको बता दें कि दरअसल बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट और आवंटन जो कि पिछले 4 साल से भारत सरकार ने बिहार के लिए बंद करके रखा था, इसको चालू करने के लिए आम जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर और प्रधान महासचिव सुभान आलम ने मिलकर के इसको चालू करवाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं दिल्ली के ग्रामीण विकास विभाग एवं बिहार के ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण विकास मंत्रालय तक इस लड़ाई को लड़ करके जीत हासिल की है और बिहार को उसका वाजिब हक दिलाया है, जिसमें अब पूरे बिहार के सभी प्रखंड और फिर जिला में टारगेट पहुंच गया है और सभी लाभार्थियों के खाते में भुगतान भी किया जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि आम जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश ठाकुर और प्रधान महासचिव सुभान आलम के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है, जिससे बिहार के 13 लाख गरीब लोगों को सीधा फायदा पहुंच रहा है। दोस्तों बिहार का मौसम इस बार सबको कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि जनवरी में मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिला ही, अब फरवरी को लेकर भी मौसम विभाग स्पष्ट भविष्यवाणी करने में असमर्थ दिखा रहे हैं। जब मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी की शुरुआत कोहरे की सफेद चादर से ढकी होने वाली है, यानी कि आज से। जब उत्तर बिहार में घना कोहरा रहेगा जबकि दक्षिण बिहार के कई जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रहेगा, लेकिन दिन में धूप निकलेगी, इससे ठंड का असर कम होगा। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार समुद्र तल से 12.5 किलोमीटर ऊपर एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम पूर्वोत्तर भारत पर हावी है। एक ट्रफ रेखा समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है। यह 1 और 3 फरवरी से 2 नए पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। वहीं पर बिहार के ज्यादातर जिलों में इन दिनों सुबह के समय शीतलहर का प्रकोप दिख रहा है। हालांकि दिन के वक्त निकल रही धूप की वजह से लोगों को थोड़ी राहत है। जब मौसम विभाग ने वैसे 1 फरवरी को बिहार के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 1 से 5 फरवरी तक बिहार के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। जब बिहार में फिलहाल पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 और 3 फरवरी को 2 नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं। इसके कारण कोहरे का स्तर बढ़ेगा और फिर आंशिक बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट होने की संभावना है। वहीं पर आज 1 फरवरी को उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों जैसे कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और फिर कटिहार में घने स्तर
पर अस्तर का कोहरा छाया रहेगा। वहीं पर पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद सहित अन्य जिलों के भागों में हल्के से कोहरे, मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। धूप निकलने से कोहरे का असर कम होगा। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले में शिक्षा के स्तर को सुधारने और बेहतर करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। जहां डॉक्टर एस सिद्धार्थ अचानक एक स्कूल के निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ कोई भी अन्य अधिकारी नहीं था और न ही वे किसी अधिकारी की तरह स्कूल पहुंचे, बल्कि एक आम आदमी की तरह स्कूल पहुंचे तो उन्हें देख करके शिक्षक हैरान रह गए। इस दौरान उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया। यह शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शुक्रवार को अनोखे अंदाज में दिखे। दरअसल बिना किसी लाव लश्कर और फिर पूर्व सूचना के वे एक स्कूल में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने स्कूल के शिक्षकों से मुलाकात की, साथ ही साथ बच्चों से भी बातें की है। जब बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शुक्रवार को नालंदा जिले बिना किसी तामझाम के पहुंच गए, जब वे एक आम आदमी की तरह उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाल बाग में पहुंचे। वहां पहुंचने पर स्कूल का गेट बंद मिला। इसके बाद उन्होंने गेट पर ही खड़े होकर की आवाज लगाना शुरू कर दिया। अपने बीच में एसीएस को पाकर के सभी टीचर हैरान रह गए। गेट खुलने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ सीधे क्लासरूम में पहुंचे। जब वहां उन्होंने क्लास ले रही एक टीचर से मुलाकात की और उनसे बात की। अपने निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्रों के द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान वे टीचरों से क्लास के बारे में जानकारी लेते रहे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ इतने पर नहीं रुके, बल्कि इसके बाद वे एक अन्य क्लास में भी गए जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं पर काम शुरू करने वाली है। जहां बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने यह जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि बिहार सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। सीएम नीतीश कुमार सभी प्रगति यात्रा के तहत जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिन पर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया है कि 100 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन पर विधानसभा चुनाव से पहले काम शुरू होने की योजना है। उन्होंने कहा है कि 29 जनवरी तक सरकार द्वारा 168 परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनमें से 103 के लिए आवश्यक मंजूरी दी जा चुकी है, जिनकी कुल लागत 11,000 करोड़ रुपए से अधिक है। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही इन सभी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाए। ये परियोजनाएं 18 विभागों की है, जिससे बिहार में विकास की गति मिलेगी। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल शुरू होते ही दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन के घर चहल पहल बढ़ने लगी है। शुक्रवार को आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन के घर पहुंचे। तेजस्वी ने यहां पर शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा साहब से मुलाकात की। तेजस्वी से ओसामा और हिना की मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या शहाबुद्दीन परिवार का सितारा फिर से लौट पाएगा। सवाल इसलिए भी क्योंकि पिछले 10 साल में बिहार में एक एक करके पुराने बाहुबली और फिर उनके परिवार का सियासी दबदबा फिर से बढ़ता जा रहा है। जी हां, 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता में आने के बाद बिहार की सियासी में बाहुबली शांत पड़ गए थे, लेकिन 2015 के बाद फिनिक्स की तरह ये उभर गए। वर्तमान में आनंद मोहन, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, रीतलाल यादव, सुनील पांडे, अवधेश मंडल, रणवीर यादव और फिर पप्पू यादव जैसे कई बाहुबली सियासत में एक्टिव हैं और सिस्टम के हिस्सेदार भी बने हुए हैं। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन का परिवार सियासी संजीवनी की सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। शहाबुद्दीन परिवार को पिछले 20 साल से किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिल पाई है। शहाबुद्दीन के जान चले जाने के बाद तो आरजेडी से परिवार की दूरियां भी बढ़ गई है। आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव पूर्व विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के साथ शहाबुद्दीन के घर पहुंचे थे। अवध बिहारी चौधरी लोकसभा चुनाव में सीवान से उम्मीदवार थे। या सीवान से उनके खिलाफ निर्दलीय हिना साहब मैदान में थी। शहाबुद्दीन के घर पर तेजस्वी यादव ओसामा की मुलाकात काफी देर तक बंद कमरे में चली, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा हुई। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव से पहले अपने नेताओं को एक एक करके जोड़ने में लगे हुए हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा से पहले नोटिस जारी कर दिया है और कहा गया है कि अगर नियम जो तोड़ता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में छात्रों को परीक्षा समय और फिर परीक्षा केंद्र में प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देशों से अवगत कराया है। बोर्ड ने ताज़ा नोटिस जारी करके बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर छात्रों पर कई तरीके की सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वो कौन कौन से चेतावनी जारी की गई है हम आपको अभी बता रहे हैं।
है। आपको बता दूं कि बोर्ड ने नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करने वाले लोगों पर आपराधिक अतिक्रमण, FIR और फिर 2 साल प्रतिबंध की चेतावनी दी है। बिहार बोर्ड ने BSAB 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस निर्धारित समय के बाद परीक्षा केंद्र में जबरन और अनाधिकृत प्रवेश के संबंध में है। आपको बता दूं कि हाल ही में BSAB ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले छात्रों को एग्जाम शुरू होने से करीब 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचने का निर्देश दिया है। एग्जाम शुरू करने से करीब 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद हो जाएगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12 की परीक्षा 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक 2 पालियों में कराया जाएगा। जहाँ पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगी। वहीं पर दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। वहीं पर बिहार बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी करता है या फिर जबरन या फिर अनाधिकृत रूप से गेट या फिर बाउंड्री फांद करके एग्जाम देने के लिए कोशिश करता है तो ऐसा करना समिति के निर्देशों का उल्लंघन करना माना जाएगा और ये अपराध की श्रेणी में आएगा। या ऐसा करना एग्जाम की पवित्रता को भंग करना माना जाएगा। BSAB ने बताया है कि जबरन या फिर अनाधिकृत रूप से बाउंड्री या गेट फांद करके परीक्षा केंद्र में प्रवेश करते पाए जाने वाले छात्रों को 2 साल के लिए परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या इसके साथ ही परीक्षार्थी के खिलाफ औपचारिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि साल 2005 में बिहार की सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने बुनियादी शिक्षा के महत्व को समझा और स्कूलों में सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया। राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने पर जोर दिया है। यह सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक पंचायत में ही उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए ताकि गाँव में पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर का रुख न करना पड़े। वहीं पर नीतीश सरकार में 12वीं यानी कि इंटर तक की पढ़ाई की व्यवस्था गांव में ही कर दी गई है। बिहार की 3,304 पंचायतों में कई नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। वर्तमान में 8,386 पंचायतों में से 5,082 पंचायतों में उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है। जब पंचायत स्तर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खुल जाने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को अब पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। वे गाँव में ही रह करके 12वीं तक की पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि राज्य सरकार का ध्यान लड़कियों को शिक्षित करने पर है ताकि शिक्षा के प्रसार से राज्य में प्रजनन दर में कमी लाई जा सके। राज्य में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत के बराबर है। जब बिहार में पंचायत स्तर पर स्थापित उच्च माध्यमिक +2 विद्यालयों के लिए 16 कमरों का 2 मंजिला भवन बनाया गया है, जहां पर विद्यार्थियों को अत्याधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 से हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम करना शुरू किया। तब से निरंतर हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हम लोगों ने कोई भी काम नहीं छोड़ा। केंद्र से भी काफी सहयोग मिल रहा है। केंद्र के सहयोग से भी कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। हम लोग भाजपा के साथ शुरू से ही रहे, मिलकर के बिहार और फिर देश का विकास करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की तरक्की होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को मधेपुरा जिला पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मधेपुरा जिले को 299 करोड़ की सौगात दी। इनमें से 103 करोड़ की 40 योजनाओं का उद्घाटन और 196 करोड़ की 29 योजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पूरे बिहार में विकास का काम हो रहा है। बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे 5 घंटे किया गया है। अब पटना आकर के काम करके लोग अपने जिले के लिए उसी दिन लौट भी सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, साथ ही मंदिर परिसर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इससे लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी तथा स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं कि किसी चीज की तलाश आपको किसी न किसी सॉल्यूशन तक पहुंचा ही देती है। ये कहानी भी एक ऐसा ही युवक की है जो कि पढ़ाई लिखाई के बाद बेरोजगार था, लेकिन रोजगार की तलाश में उसने ऐसा कारोबार खड़ा कर दिया है कि सैकड़ों गाँव के युवाओं के लिए नौकरियों की लाइन लगा दी है। आज उसका कारोबार करोड़ों में है और फिर ये उन तमाम युवाओं के लिए मिसाल बन गया है जो दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं कि आखिर ये कौन है। आपको बता दो कि ये कहानी बिहार के रहने वाले पंकज कुमार की है। बिहार के गया जिला के छोटे से गांव में जन्मे पंकज कुमार ने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वे नौकरी की तलाश करने लगे। कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें गया में ही SBI बैंक में लोन एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिल गया। वो मेहनत और फिर लगन के साथ इस काम को करने लगे। बैंक में उनके काम की तारीफ होने लगी, लेकिन पंकज के सपने कुछ और थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई और फिर बिहार के अन्य शहरों में भी बैंकों के साथ मिलकर के
काम करना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने शुरुआत में ही अपने जैसे कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना शुरू कर दिया। पंकज की किस्मत तब चमकी जब केंद्र सरकार ने जन धन योजना के तहत गाँव में बैंक अकाउंट खुलवाने की स्कीम लॉन्च की। पंकज कुमार बताते हैं कि उस समय बैंकों के पास उतनी मैन पावर नहीं थी और कोई गाँव जाने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस चुनौती को अवसर के रूप में देखा और सोसाइटी फॉर एडवांस विलेज इकोनॉमी नामक यानी कि सेव नामक एनजीओ के माध्यम से गाँव में लोगों को वित्तीय जानकारी देना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रामीणों को बैंक खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया। बाद में इसे सेव सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का रूप दिया गया। फिर यह कंपनी बैंकों के साथ मिलकर के बिहार से लेकर के झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में काम करने लगी। इस तरह से वे आज बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लागू किया गया ई शिक्षा कोर्स सॉफ्टवेयर लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना कर रही है, जिससे शिक्षकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 27 जनवरी को आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 4,97,572 शिक्षकों का अटेंडेंस शून्य हो गया था, जबकि स्कूल में उपस्थित होने के बावजूद भी उनका डेटा सही से दर्ज नहीं हो पाया। सोमवार को स्कूल खुलने के बाद शिक्षकों के लिए ये समस्या और बढ़ गई है। शिक्षकों का कहना है कि इंटरनेट की उपलब्धता के बावजूद भी ऐप में लॉगिन की समस्या बनी रहती है। कई स्थानों पर तो ऐप बेहद धीमी चल रहा है, जिससे अटेंडेंस अपलोड करने में समय और परेशानी दोनों का सामना करना पड़ रहा है। जगदीशपुर के एक प्रधान अध्यापक ने बताया है कि करीब आधे घंटे तक अटेंडेंस अपलोड नहीं हो सका और फिर स्कूल के 15 से ज्यादा शिक्षकों का अटेंडेंस दर्ज नहीं हुआ। तकनीकी सूत्रों के अनुसार ई शिक्षा पोर्टल पर अत्यधिक डेटा अपलोड होने की वजह से ये सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी सर्वर की समस्या भी सामने आती है, जिससे शिक्षकों को मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर बोलते हुए अरवल में किसान महापंचायत के दौरान एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी की सीटों को अवैध तरीके से बेचा गया है, जिससे 1,000 करोड़ रुपए से की अधिक का घोटाला हुआ है। प्रशांत किशोर के अनुसार इस घोटाले में 30 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक की रकम में सीटें बेची गई है। उनकी टिप्पणी मामले की गंभीरता को रेखांकित करती है, जिसमें शामिल वित्तीय हेराफेरी को उजागर किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि बीपीएससी घोटाला बिहार में शैक्षणिक और फिर भर्ती प्रक्रियाओं की ईमानदारी के लिए एक सीधी चुनौती है। साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस मुद्दे पर मुखर रहे, खास करके तब से जब उन्होंने इस गड़बड़ी के लिए भूख हड़ताल की थी। प्रशांत किशोर ने बताया है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षा के पेपर लीक होने का एक पैटर्न रहा। इसके बावजूद भी नीतीश सरकार इन लीक से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को पकड़ने में विफल रही है। जब प्रशांत किशोर की वकालत सिर्फ घोटाले की निंदा करने तक ही सीमित नहीं है, जब वे प्रभावित उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कानूनी लड़ाई चल रही है, जिसमें समझौता किए गए परीक्षा को रद्द करने की संभावना पर चर्चा करने के लिए अदालत की सुनवाई निर्धारित है। दोस्तों, बिहार के किसी भी गांव से चलने पर लोगों को अधिकतम 30 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। पथ निर्माण विभाग ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि बिहार में बन रही सड़कों के अलावा प्रस्तावित परियोजनाओं से ये संभव हो सकेगा, जहां अधिकतम 3 सालों के भीतर लोगों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जब विभागीय अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने तय किया था कि बिहार के किसी भी जगह से राजधानी 6 घंटे में पटना पहुंचा जा सकेगा। राज्य में शहर से लेकर के गाँव में सड़कों के निर्माण के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब सरकार 5 घंटे में किसी भी कोने से पटना पहुंचने की योजना पर काम कर रही है। इस लक्ष्य को भी इस साल के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में अगले 6 महीने में 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार के युवाओं को अगले 6 महीने में 1 लाख नौकरियां दी जाएगी। कौशल विकास, स्वरोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए सरकार इस लक्ष्य को हासिल करेगी। जब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने ये बात कही है, जब मंत्री ने कहा है कि पिछले 6 महीने में 48,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है, अगले 6 से 7 महीने में 1 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा है कि बिहार 60% आबादी युवाओं की है, उन्हें रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है ताकि युवाओं की बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। मंत्री संतोष कुमार ने वन नेशन वन लेबर कार्ड की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इससे देश भर के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य से बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में श्रमिकों को अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। अगर वन नेशन वन लेबर कार्ड लागू हो जाता है तो फिर बिहार के मजदूर भी देश के किसी भी हिस्से में समान योजना पर का लाभ उठा सकेंगे।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी दिन शनिवार को प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर आ रहे हैं। सीएम सबौर प्रखंड के बहादुरपुर भी आएंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर के बीते कई दिनों से तैयारियां जोर शोर पर है। अब तमाम तैयारियां आखिरी पड़ाव पर है। शनिवार के लिए ट्रैफिक प्लान भी लागू कर दिया गया है। वहीं पर बहादुरपुर स्थित बालिका उच्च विद्यालय के पास बनाए गए तालाब की सफाई भी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल समेत आसपास के इलाकों का पूरा रूप भी बदला हुआ नजर आने लगा है। सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के बहादुरपुर स्कूल जाने वाले रास्ते को दुरुस्त कर दिया गया है, जहाँ करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक पूर्व में बनी सड़क जर्जर हो चुकी थी। उसका जीर्णोद्धार किया गया है। स्कूल का रंग रोगन भी किया गया है। स्कूल की 4 दीवारें टूटी हुई थी, उसे दुरुस्त किया गया है। 4 दीवारें पर खूबसूरत पेंटिंग अब की गई है और कई संदेश लिखे गए हैं। दोस्तों, प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के शिक्षकों मन चाहे स्थान पर ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग की है। यह जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कार्य क्षमता और फिर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उनका हस्तांतरण घर के निकट या फिर मनचाही जगह पर किया जाना आवश्यक है। पत्र में पुष्पम प्रिया चौधरी ने जिक्र किया है कि शिक्षकों का मनोबल मजबूत किए बिना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है। साथ ही कहा कि यदि शिक्षकों को अपने घर के पास पोस्टिंग मिलती है तो वे पारिवारिक चिंताओं से मुक्त होकर के पूरी एकाग्रता, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा है कि बिहार सरकार ने नए साल के पहले सप्ताह तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब इसमें अनावश्यक देरी हो रहा है। जब दूसरी तरफ शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है, जो शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यह बताया गया है कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने पत्र में कहा कि दुनिया भर की शिक्षा नीतियां ये साबित करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों के मनोबल पर निर्भर करती है। जब तक शिक्षकों को उनकी पसंद की जगह पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, तब तक वे मानसिक रूप से संतुलित नहीं रह पाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाने की क्षमता प्रभावित होगी। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अनुरोध किया है और कहा कि यदि शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाती है तो फिर ये बिहार के लाखों शिक्षकों और फिर करोड़ों छात्रों के भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा। यह चिट्ठी के अंत में पुष्पम प्रिया चौधरी ने लिखा है कि मेरा विनम्र अनुरोध है कि बिहार के शिक्षकों और फिर बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का आदेश दे। दोस्तों, राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर जिलों में सार्वजनिक रूप से सरस्वती पूजा करने की अब लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरस्वती पूजा पर्व के अवसर पर विसर्जन जुलूस के लिए भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। जिला प्रशासन की ओर से यह कहा गया है कि पूजा समिति के सदस्य निर्धारित समय सीमा के अंदर निबंधन करा ले तथा सदस्यों की सूची प्रशासन को उपलब्ध करा दे। जिला प्रशासन ने समितियों से अपील की है कि वे पारंपरिक एवं अत्याधुनिक तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में पूजा संपन्न कराने के साथ साथ शरारती तत्वों पर नकेल कसने में प्रशासन का सहयोग करें। जिला प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समितियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर मूर्ति विसर्जन करना होगा। पूजा अर्चना एवं जुलूस के दौरान डीजे बजाने को लेकर के पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। यदि कहीं भी डीजे का इस्तेमाल करते हुए पाया जाएगा तो उसे जब्त करके डीजे संचालक एवं आयोजक पर प्राथमिकी की जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि किसी भी पूजा पंडाल में आपत्तिजनक गीत बजने की शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेगा। यह सरस्वती पूजा को लेकर के जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अफवाहों से दूर रहें एवं किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और फिर प्रशासन के अधिकारियों को दे। दोस्तों, बिहार में 2 नई रेल लाइन का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। जी आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 730 करोड़ रुपए की लागत से 2 नई रेल परियोजनाओं पर जल्द काम शुरू होगा, जिसमें बिहेटा से औरंगाबाद और सुल्तानगंज से देवघर रेल लाइन शामिल है। इन दोनों लाइन के चालू हो जाने के बाद बिहार के रेल यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 290 करोड़ की लागत से भागलपुर के सुल्तानगंज और फिर झारखंड के देवघर के बीच नई रेल लाइन प्रस्तावित है। 78 किलोमीटर के इस रूट के शुरू हो जाने के बाद श्रावणी मेला में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो जाएगी। इस रेलवे लाइन के चालू हो जाने पर सुल्तानगंज, असरगंज, तारापुर, बेलहर और फिर देवघर के लोग सीधे ट्रेन सेवा से जुड़ जाएंगे।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान सारण जिले के एकमा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण और फिर सीवान जिलों का दौरा किया। इन जिलों में 3 दिनों के प्रवास पर वे रहे। इस दौरान सारण जिले में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा का भ्रमण किया। यह प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल चिरांद का भ्रमण किया। जब सीवान जिले के सिसवन प्रखंड के मेहंदार ग्राम में 800 साल पुराने बाबा महेंद्रनाथ शिव मंदिर और फिर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई का भी भ्रमण किया। इसके साथ ही मौलाना मजरुल हक की कर्मस्थली फरीदपुर की मिट्टी को नमन किया। प्रवास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारण जिले के चिरांद पहुंचे थे। चिरांद में गंगा नदी के किनारे उन्होंने पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि काशी प्रसाद शोध जायसवाल संस्थान को भी चिरांद से संबंधित खुदाई को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चिरांद में भी एक अलग से संग्रहालय बनेगा। लोग यहाँ पर देखने आएंगे, ठहरेंगे, तो फिर यहाँ की इकोनॉमी भी बदलेगी और अर्थतंत्र मजबूत होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष की नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ना तर्क है और ना ही तथ्य है, उनकी सोच सामंती है। उन्होंने कहा है कि ये संविधान गौरव वर्ष मनाया जा रहा है और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, बल्कि जनता के बीच से एक सेवक के रूप में वह व्यक्ति अपने सामने आएगा जो लोकतंत्र में उच्च पद पर रहेगा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने हाल ही में 6,000 रुपये खाने के खर्च का मुद्दा उठाया था, लेकिन उनके बयान में कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे पास इसका प्रमाण है जो ये साबित करता है कि विधानसभा चुनाव में 600 रुपये से भी कब में भोजन हुआ था। तेजस्वी यादव को इस पर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनका आरोप गलत था। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इसके अलावा पथ निर्माण विभाग में मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया गया था और जब इसकी जांच हुई तो फिर ये पाया गया है कि तेजस्वी यादव के मंत्री रहते हुए कुछ अनियमितताएं हुई थी। जब उनके गैरेज के भुगतान का मामला भी सामने आया था और उनका ये सवाल उठाना कि क्या वे मंत्री थे संदेहास्पद है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता को अच्छे और फिर ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता है, न कि भ्रष्टाचार और अपराध के माहौल में जीने वाले नेताओं की। दोस्तों, राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ने वाली महात्मा गांधी सेतु और फिर जेपी सेतु पर पिछले कई दिनों से लग रहे जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस कारण पटना और फिर हाजीपुर शहर में भी लोगों को घंटों जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए वैशाली के डीएम यशपाल मीणा और फिर एसपी ललित मोहन शर्मा ने मास्टर प्लान तैयार किया है। दोनों ने इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, यानी कि अब गांधी सेतु पर लगने वाली जाम जल्द से जल्द इससे मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बिहार की लड़कियों के लिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दूं कि बिहार की लड़कियां ऑटो, बस या फिर स्कूल जाते हैं या ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। 51% लड़कियों के साथ बैड टच होता है। जी हाँ, बुरा स्पर्श होता है। आपको बता दूं कि स्कूल, बस, ऑटो में सफर के अलावा ट्यूशन के दौरान किशोरियां असहज महसूस करती है। कई बार उनके साथ बुरा स्पर्श यानी कि बैड टच भी होता है, लेकिन डर से जानकारी किसी को नहीं देती है। जी, आपको बता दें कि बिहार की 54% लड़कियों के साथ स्कूल, बस, ऑटो और फिर ट्यूशन के दौरान ऐसे मामले कई बार हो चुके हैं। ये जानकारी किशोरियों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से किए गए ऑनलाइन सर्वे में शेयर की है। सर्वे 1 से 20 तक किया गया। इसमें 11 से 20 साल तक के लड़के और फिर लड़कियों को शामिल किया गया था। इसमें बिहार के से कुल 1,50,543 किशोर और किशोरियां शामिल हुए। यह किशोरियों की संख्या 50,789 थी, जिनमें से 27,000 ने स्वीकार किया है कि उनके साथ स्कूल, बस या फिर ऑटो में सफर करने या फिर ट्यूशन के दौरान गलत स्पर्श होता है, बैड टच होता है। जो नीतीश के पक्ष में बात करता है वो बिहार का गद्दार है। ये मेरा कहना नहीं है बल्कि पूर्व मंत्री का कहना है। आपको बता दूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा कल जमुई पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। नीतीश सरकार जाति जनगणना के नाम पर कोयरी समाज को अपमानित करने का काम किया है, ये कहना नागमणि का है। उन्होंने कहा है कि कोयरी समाज 12% है और फिर उसे 4.5% दिखाया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि इसी प्रकार भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण की जनसंख्या 6 से 7% है, उसे मात्र 2 से 3% कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कलाल जाति को जो
मुस्लिम है उसे हिंदू बना दिया गया है। दरअसल वे 23 फरवरी को आयोजित आक्रोश महारैली को सफल बनाने के लिए समाज की एकजुटता और जागरूकता को लेकर के पहुंचे थे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हम जम करके हमला बोला और जातिगत जनगणना को गलत बताते हुए कहा कि 30 वर्ष पहले भी वो क्वेरी महासम्मेलन किए थे, उस वक्त बहुत फायदा हुआ था। समाज के 29 विधायक 7 मंत्री बने थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा ने कहा कि उस समय समाज के ही लोग पब्लिक और फिर स्कूल सर्विस कमीशन के मेंबर भी बने थे, या इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए थी। लेकिन आज समाज की क्या स्थिति है जिससे क्वेरी समाज आक्रोशित है। दोस्तों, केंद्र की मोदी 1 फरवरी को यानी कि आज अपने तीसरे कार्यकाल का सफल पहला पूर्णकालिक बजट पेश करने जा रही है। इससे पहले ही एनडीए के प्रमुख साथी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बजट और बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर के बड़ा बयान दिया है। संजय झा कल पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे थे। इसी दौरान उनसे बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस को लेकर के सवाल किया गया। इस पर जेडीयू नेता ने कहा है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं, स्पेशल पैकेज की जरूरत है। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया था और उम्मीद है कि वह इस परंपरा को जारी रखेंगे। बिहार को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय झा ने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, जहां पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने बिहार पर विशेष ध्यान दिया था। हमारी पार्टी ने हमेशा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की थी, लेकिन अब ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसीलिए हमने विशेष पैकेज की मांग की है। जब बिहार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हम दोहरे अंकों की वृद्धि देख रहे हैं, बिहार को बजट से बहुत उम्मीदें हैं। दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में छात्र छात्राएं अब 5 फरवरी 2025 तक एग्जाम में जूते मोजे पहन करके सेंटर पर आ सकते हैं। जब बोर्ड की ओर से इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जहाँ आपको बता दूं कि बीएसईबी ने कहा है कि फिलहाल मौसम की स्थिति को देखते हुए छात्र हित में 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 में 1 फरवरी से 5 फरवरी 2025 के बीच आयोजित एग्जाम में स्टूडेंट को परीक्षा भवन में जूता मोजा पहन करके आने की अनुमति होगी। जब 5 तारीख बीतने के बाद बोर्ड की ओर से फिर से इस संबंध में समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जब बिहार बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में छात्र छात्राओं के एग्जाम सेंटर पर जूता मोजा पहन करके आने पर रोक है, लेकिन अब बोर्ड की ओर से फिलहाल 5 तारीख तक के लिए इसमें छूट दी गई है। जब बोर्ड की ओर से इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसे कैंडिडेट देख सकते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में अपनी जगह खोज रहे प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने का वक्त है, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सियासी गलियारों में डगमगाती हुई नजर आ रही है। जहाँ ऑल इंडिया जुडिशियल एम्प्लॉइज फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रख्यात शायर शकील मोइन ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने कहा है कि जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पूरी चालाकी मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए है, जहाँ उनके पास कोई विजन नहीं है। अपनी बातों में उल जलूल हरकतों की वजह से प्रशांत किशोर समाज में कोई प्रभाव नहीं रख पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनसुराज पार्टी में रिटायर अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठा दिया गया है, जो जमीनी जुड़ाव रखने वाले लोगों के साथ हुक्मरान अंदाज में पेश करते हैं। शकील मोइन ने कहा है कि प्रशांत किशोर खुद को मुस्लिमों के हवाले से एक बड़ा नेता साबित करने पर तुले हुए हैं। मुझे ऐसा कहा गया था। जब मस्जिद के इमामों मौलवियों को जमा कीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे खाना काबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुसलमानों को ऐसे होशियार रहने की ज़रूरत है। किशनगंज में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल मचने वाली है, क्योंकि पूर्व विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। जब बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी और जेडीयू छोड़ करके मैं किसी भी पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकता हूं। जी हां, और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि पूर्व विधायक तौसीफ आलम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं बहादुरगंज विधानसभा में। जी हाँ, अब आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें कि आखिर इस मामले को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं, ग्राउंड पर हो, सोशल मीडिया पर हो, इसको लेकर के पूर्व विधायक तौसीफ आलम क्या कह रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि फिर से उसी तरह से सियासी उठापटक मचने वाली है। जहां आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे बिहार सहित किशनगंज में भी हलचल तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2019 में सीमांचल की 5 सीटों पर अपनी तगड़ी उपस्थिति दर्ज कराने वाले AIMIM पार्टी 4 बार के कांग्रेस विधायक सहित कई पार्टी के चुनाव से पहले पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जहां आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को सीमांचल
अंचल में बड़ा झटका लग सकता है। जहाँ किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर बहादुरगंज से उन्हें टिकट नहीं देती है तो भी वे चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, यानी कि टिकट के भरोसे नहीं, साफ साफ पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कह दिया है कि टिकट मायने नहीं रखता है, मायने जनता रखती है। जनता साफ साफ कह दिया है कि आप चुनाव में उतरिए, वोट देना मेरा काम है। तो ऐसे में तौसीफ आलम ने साफ साफ कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी मायने नहीं रखती है। जेडीयू और बीजेपी को छोड़कर के किसी भी पार्टी से मैं चुनाव लड़ सकता हूं और मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा और जेडीयू को छोड़कर के वे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसका निर्णय क्षेत्र की जनता करेगी। जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा है कि पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि वे AIMIM पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि तौसीफ आलम बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे हैं। जब बीते विधानसभा चुनाव में उन्होंने AIMIM प्रत्याशी अंजार नईमी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था उनको, लेकिन बाद में अंजार नईमी राजद में शामिल हो गए। जब आपको बता दो कि मामला यहाँ पर फंसा है कि बिहार में राजद और कांग्रेस गठबंधन है और यहाँ पर बहादुरगंज से मौजूदा विधायक RJD से हैं, तो ऐसे में टिकट तो एक ही को मिलेगी, चाहे RJD से किसी को टिकट मिले या फिर कांग्रेस से मिले। अब जबकि यहाँ पर सिटिंग विधायक RJD से हैं, तो संभावना जताई जा रही है कि RJD से उनको टिकट मिल सकती है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि टिकट किसी को भी दिया जा सकता है, ये बस कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दो कि बिहार में राजद और फिर कांग्रेस में गठबंधन है, जिस कारण तौसीफ आलम को कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। यही वजह है कि तौसीफ आलम अभी से दूसरा ठिकाना तलाश रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विधायक अंजार नईमी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे AIMIM के टिकट से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को राजद के हाथों बेच दिया। जब पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमसे है, ना कि हम कांग्रेस पार्टी से हैं। वहीं पर पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा कि कांग्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया है, बल्कि मैंने कांग्रेस को दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस में गया था। जी हाँ, पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने कहा है कि वे चुनाव लड़ेंगे और जनता जहां चाहेगी वे उस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यानी कि तौसीफ आलम का इशारा किधर जाता है ये आप खुद तय कर लीजिए। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि तौसीफ आलम किधर जा रहे हैं, या फिर वे निर्दलीय लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने राय व्यक्त जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।